साथियों, हमारे शरीर में विभिन्न तंत्र हैं और इन सभी तंत्रों में कफ, पित्त और वात इन त्रिदोषों का नियंत्रण है, इन त्रिदोषों का सहयोग है। किस तरह से आइए जानते हैं। ये सभी कफ, पित्त और वात 5 तरह के होते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम या केंद्र की तंत्रिका तंत्र में तर्पक कफ कार्य करता है। ये सर्वोस्पाइनल फ्लूइड प्रदान करता है, जिससे कि हमारा मस्तिष्क एक जगह स्थिर रहता है, बहुत सुरक्षित रहता है और शरीर में शांति आती है, मानसिक शांति मिलती है। इसी तरीके से पित्त आलोचक पित्त काम करता है और जो कि हमारे नेत्र दृष्टि देता है, आईज को साइट प्रदान करता है। तथा प्राणवात ये मस्तिष्क में ज्ञानेंद्रियों से अनुभूति देता है। दूसरा सिस्टम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम देखें तो ये रक्तवाही तंत्र है, जिसमें कि अवलंबक कफ हृदय और फेफड़ों को सुरक्षा प्रदान करता है। इस तरीके से चारों तरफ अवलंबक कफ होता है, जिससे हृदय और फेफड़े दोनों सुरक्षित रहते हैं। साधक पित्त शरीर में उत्साह और आनंद प्रदान करता है, जिससे हम साधना कर सकते हैं। और उदानवात हमें अभिव्यक्ति देने की शक्ति प्रदान करता है। हम कोई भी बात को कह सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारा डाइजेशन सिस्टम या पाचक तंत्र में भी 2 तरह के कफ होते हैं। बोधक कफ जो स्वाद लेने में मदद करते हैं, टेस्ट बड्स को कंट्रोल करते हैं। क्लेदक कफ जो कि हमारे भोजन को गीला करके इस तरह से बना देते हैं, जिससे कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल में आगे का भोजन बढ़ सके पचने के लिए। पित्त में देखें तो पाचक पित्त होता है, जो कि शरीर में पाचक रस, डिफरेंट डाइजेशन जूसेस प्रदान करते हैं। और रंजक पित्त जो कि लीवर की मदद से रेड ब्लड सेल या लाल रक्त कण देते हैं। और वात में देखें तो समान वात होता है, जो कि आहार रस को शोषण करता है और संतुलन प्रदान करता है शरीर को। एक और वात है अपान वात होती है, जिससे कि हम बॉडी की टॉक्सिसिटी एक्सपेल कर सकते हैं, मल मूत्र का निष्कासन कर सकते हैं। अगर हम एक आखिरी सिस्टम देखें, वो एपिथेलियम, जो कि हमारे ऑर्गन्स की और में त्वचा की कोशिकाएं जिन पर बैठी रहती है, उस सतह को नियंत्रित करते हैं, जिसमें कि श्लेष्मक कफ जोड़ों में चिकनाई देते हैं। भ्राजक पित्त त्वचा को रंग प्रदान करते हैं और उसका टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। व्यानवात पूरे शरीर व मन में सभी तत्वों को व्याप्त करते हैं, चाहे मन को व्याप्त रहता है पूरे शरीर में, या जो भी रस हमारे रक्त में होता है वो भी सब पूरे शरीर की सारी कोशिकाओं में व्याप्त हो जाता है। इस तरीके से देखा जाए, हमारे शरीर के लिए 3 चीजें आवश्यक है। एक होम्योस्टेसिस, समस्थिति, जो कि वात प्रदान करता है, हमारे शरीर के वातावरण को नियंत्रण करता है, जिससे कि एंजाइम सिस्टम सही ढंग से काम कर सके। और शरीर को ऊर्जा भी प्रदान करता है, उसके लिए पित्त जिम्मेदार है, जो कि एटीपी से लेकर सेल मेटाबॉलिज्म तक काम करता है और शरीर को ऊर्जा देता है। तीसरा कफ हमें आनुवंशिक ढांचा प्रदान करता है, और वो कैसे कि हमारा लिपिड प्रोफाइल कफ के कंट्रोल में आता है, कफ के नियंत्रण में आता है। इसी तरीके से कार्बोहाइड्रेट्स का ऊर्जा में परिवर्तन करना और विभिन्न अंगों को बनाने में मदद करना, ये भी कफ की
का उत्तरदायित्व है, जो कि हमारे शरीर को एक आनुवंशिक ढांचा या स्ट्रक्चर देता है। इस तरीके से होम्योस्टेसिस, एनर्जी और स्ट्रक्चर तीनों जो किसी भी शरीर के लिए प्रमुख वस्तुएं हैं, ये कफ, पित्त और वात ही प्रदान करते हैं। जैसा कि हम कह चुके हैं कि समय के साथ या ऋतुओं के साथ, उम्र के साथ कफ, पित्त और वात में भी बदलाव आते हैं। इसमें एक श्लोक है, ऋग्वेद में एक मंत्र है, वयोः रात्रिभुक्तानां तेंगित मध्यादिगाक्रमात्, अर्थात उम्र और दिन रात का बीतना, इसके साथ वात पित्त क्रम से जुड़े हुए हैं। कैसे? जैसे कि अंत में जो है वात आता है और मध्य में पित्त आता है और प्रारंभ में कफ आता है दिन और रात के समय। इसी तरह से उम्र के आदि में बचपन आता है, में कफ आता है और उम्र के मध्य में पित्त आता है और उम्र के अंत में वात आता है। तो देखें कि इस तरह से देखा जाए तो कफ का समय है सुबह 6 से 10 बजे तक, पित्त का समय है सुबह 10 से दोपहर 10 से दोपहर के ठीक पहले 10 से और 2 बजे तक, और वात का समय है 2 बजे से शाम को 6 बजे तक। तो अगर हम अधिकतर खाना हमारा कब खाना चाहिए? पित्त के समय, जिससे पाचक रस बनता है। और सुबह क्या करना चाहिए? सुबह हमारे लिए जब हमारा पढ़ने का समय, योग करने का समय, पूजा करने का समय, मतलब आदि अच्छे कार्य जिससे कि हम मन शांत होता है। इसी तरीके से खाने के समय में भी कफ, पित्त, वात किस तरह से बदलाव आता है। जिसमें हम भोजन कर रहे होते हैं, कर चुके होते हैं, उस समय कफ बढ़ा हुआ होता है। जिस समय खाना पचने लगता है उस समय पित्त बढ़ा हुआ होता है और पचने के बाद वात बढ़ा हुआ होता है। इसीलिए कहते हैं कि जब भोजन पचने लगे उस समय हमें नहाना नहीं चाहिए, स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंदर भी गर्मी है और बाहर से पानी डाल देंगे तो हम बीमार होने का डर रहेगा। इसी तरह से अगर हम आयु को देखें तो बचपन में कफ बढ़ा हुआ होता है। आप देखते हैं कि बच्चों का हमेशा जो है नाक बहती रहती है। युवावस्था में, जवानी में पित्त बढ़ा होता है, गुस्सा भी ज्यादा आता है, और बुढ़ापे में हम कुछ कर तो पाते नहीं है, तो हम कल्पनाशील हो जाते हैं और हमारा वात बढ़ जाता है। तो वात बढ़ा हुआ होता है कब? बुढ़ापे में। इसी तरीके से अगर हम देखा जाए, विभिन्न ऋतुओं में भी हमारे शरीर में कफ, पित्त, वात बदलते रहते, में बदलाव आता रहता है। जैसे अगर शिशिर ऋतु देखी जाए, इस समय की सर्दी थोड़ी कम होती है, बारिश नहीं होती, सर्दी थोड़ी कम होती है। उसमें अगर देखा जाए अकुमुलेट होता, कफ अकुमुलेट होता है। कफ अकुमुलेट होता है तो इसका मतलब कफ का संचय होता रहता है, तो थोड़ा सा खाने में उतनी कमी रहती है। और ये शिशिर, ये सर्दी इस समय कम नहीं होती है, बल्कि सर्दी बढ़ी हुई होती है, क्योंकि इस समय हमारा बारिश भी हो जाती है, उसके सर्दी भी होती है, सर्दी के बाद ये शिशिर ऋतु में तो वास्तव में पाचन में हमारी कमी आ जाती है। अगर हम बरसात में देखें तो पेट में एसिड बनने लगता है, तो उस समय पित्त बढ़ा हुआ होता है। अगर गर्मी में देखें तो हमारा
कब्ज और गैस बनना शुरू हो जाता है, तो वात बढ़ा हुआ, तो वात के कारण होता है। इसी तरीके से अगर हम देखें कि अकोमोलेशन से और कफ अगर अग्रेवेट हो जाए, प्रकोप हो जाए, तो बसंत ऋतु में क्या होता है, खाने में हमें अरुचि होने लगती है, खाने में उतना अच्छा मजा नहीं आता। लेकिन गर्मी में वही कफ शांत हो जाता है, अगर खांसी वगैरह भी नहीं होती, अगर होती है तो सर्दी खांसी ये शांत हो जाती। इसी तरीके से अगर पित्त को देखा जाए तो शरद ऋतु जब पतझड़ वगैरह होता है तो थोड़ा सा अगर पित्त बढ़ा हुआ है तो क्रोध, जलन, चिड़चिड़ापन ये ज्यादा आता है। इसी तरीके से हल्की सर्दी में, हेमंत ऋतु में पाचक रस थोड़ा बढ़ जाता है, तो उस समय हम जो है खाना अच्छी तरह से खा सकते हैं। अगर वात का देखा जाए तो जैसे गर्मी में कब्ज, गैस बनना शुरू होता है, पसीना भी बहुत आता है, क्योंकि गर्मी में शरीर के अंदर का टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, वो मेंटेन करने की शरीर को एक्स्ट्रा ऊर्जा, एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, तो इसलिए खाना भी उस समय कम हो जाता है। और कब्ज, क्योंकि पानी सूखने लगता है, पसीने के तरीके से निकलने लगता है, गैस बनने लगती है। बारिश में देखा जाए तो वात वालों को शरीर में अकड़न आने लगती है, पूरा शरीर अकड़ने सा लगता है, वात का प्रकोप बढ़ सकता है। इसी तरीके में शरद ऋतु जब आती है तो जब बारिश कम हो जाती है तो शरद ऋतु में थोड़ा सा वात शांत मिलता है और शांति मिलती है। इस तरीके से अगर देखा जाए तो कफ ऋतु कैसे कौन सी होती है, जो कोहरा युक्त शीत होता है जिसमें शिशिर, और उससे बसंत तक चलता है। पित्त ऋतु कौन सी होती है, जो बसंत के बाद शरद तक चलता है, उसे हम पित्त ऋतु कह सकते हैं। इसी तरह से वात ऋतु कौन सी होती है, वर्षा के समय से ठंड के समय, सर्दी के समय तक, क्योंकि वात ज्यादा प्रकोपित रहता है। और इसी तरह से बसंत के बाद शरद तक पित्त बढ़ता है, पित्त से कुछ ना कुछ परेशानी होती ही रहती है, खाना हजम होना, दुनिया ये इस तरह के दुनिया भर के समस्याएं भोजन पचने में आने लगती है। और कफ ऋतु कब होती है, जब बहुत ठंड होती है, कोहरा होता है, अंधेरा होता है, घना कोहरा छाया रहता है। इस तरीके से अगर हम अपने लाइफ स्टाइल, जीवन पद्धति को समय और ऋतु के अनुसार बदलते जाएं तो हम अधिक स्वस्थ रह सकते हैं। साथियों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब अवश्य करिए। सब्सक्राइब में आपको कोई पैसा नहीं लगता, लेकिन हमें ये समझ में आता है कि आपको अच्छा लगा इस तरह का, तो उस तरह के हम और दूसरे वीडियो आपको समय से पहुंचाते रहें। धन्यवाद।